Once again, a very warm welcome to each one of you in Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom first year, we will be unlocking a very important topic that is known as Foreign Exchange Management Act 2000, जिसे हम फेमा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, हिंदी में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम सन 2000. तो ये जो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम यानी कि जो हमारा फेमा एक्ट है, इसे 2000 में इंडिया में लागू किया गया. सी, इंडिया जैसी कंट्री में हमारे पास इनकम के मेनली 3 सोर्सेज हैं. भारत देश सबसे ज्यादा आय 3 स्रोतों से करता है. सबसे पहला आपका आता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, विदेशी मुद्रा. दूसरा आता है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से. मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, उनके माध्यम से हमें इनकम प्लस आगे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है. और थर्ड आता है आपका टैक्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपसे और हमसे लेती है. सो इसमें जो सबसे अटमोस्ट और टॉप लेवल का है वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज. एंड फॉर इट्स सेफ्टी, साथ ही साथ ये तो इनकम की बात हमने कर ली. जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में इंक्लूडेड रहते हैं, यानी कि आयात व निर्यात में जब हम अपने बिजनेस को करते हैं, अपने व्यापार को रूप देते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे इस फेमा एक्ट 2000 का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है. ठीक है, वाई? बिकॉज ये एक्ट हेल्प आउट करता है हमें 3 चीजों से. तो सबसे पहले हम इसे 2000 में जो हमारी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया उसका मेन एम जानते हैं कि व्हाट वाज इट्स रिक्वायरमेंट, इसकी क्या जरूरत है हमें. ठीक है, सो सॉरी, दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड, इसे तैयार किया गया था टू ब्रिंग लॉज अर्थात कानून को लाने के लिए. किस लिए? टू फ्रेम पॉलिसीज अर्थात ऐसी कुछ नीतियां तैयार करने के लिए. टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की कमाई के लिए. और साथ ही साथ एंड इंडियाज फॉरेन मार्केट वर्क्स गुड. ठीक है, इसका अर्थ हुआ विदेशी विनिमय के कानून को स्थापित करना ताकि भारत देश का विदेशी बाजार ठीक ठाक चलता रहे. जो हमारे यहां से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वहां पर, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिया जैसी कंट्री के बिजनेसमैन अपने बिजनेस में उन्नति पाने के लिए, या आप कह लीजिए कि अपने बिजनेस को ग्रो आउट करने के लिए, और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट जो किया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसे और ग्रो करने के लिए, साथ ही साथ ग्रोथ के साथ आपको चाहिए होता है डेवलपमेंट, उसका विकास. ठीक है, और इसमें एक चीज क्या कि अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, so it was main aim for the Foreign Action Management Act to be framed only and only because to bring laws, frame policies for earning foreign exchange and India's market works good. Okay, इसमें देखिए सबसे मेनली 3 चीजें आती हैं. ये तो हमने जानी इसकी एम. ठीक है, सॉरी, टू मेक द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल. ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है मार्केट में, पहले फॉर एग्जांपल आप डॉलर को ले लीजिए. अगर डॉलर हमारा आज 65 रुपीज है, कल 63 था, आने वाले समय में अगर वो इंक्रीज आउट होकर के 72 हो जाए, सो कंट्रोल दैट. ठीक है, टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो जो दर है उसकी, जो रेट है, उसको हमने स्टेबिलिटी लानी है. ठीक है, एंड फॉर दैट यू शुड हैव अ लॉ, आपके पास कानून होना चाहिए, और उसके लिए आपको एक अधिनियम पास आउट करना पड़ता है. तो इसीलिए इसे सन 2000 में लाया गया था, टू मेक फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल. ठीक है, और दूसरा मेन पॉइंट है आपका टू चेक माल प्रैक्टिसेस इन फॉरेन बिल्स. कभी कभार क्या होता है, ज्यादा आय के लिए हमारे जो बिजनेसमैन हैं, या तो वो चीट कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, या फिर जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो फॉरेन हमारे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमें वो प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, वो कोई किसी प्रकार का घपला कर सकते हैं या चीट कर सकते हैं हमें, या फिर हम भी कर सकते हैं उन बिल्स में. और इसके बाद में ये जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप यानी राजनीतिक संबंध हो, ठीक है, या अच्छे वेल्दी संबंध हो, इन सारी चीजों पर किसी प्रकार का कोई भी आप कह लीजिए नेगेटिविटी या डिस्टर्बेंस ना आने पाए, ताकि दो देशों के जो भी संबंध हैं वो अच्छे बने रहें. इट शुड बी वेल एंड फाइन. फॉर दैट चेक माल प्रैक्टिस इन फॉरेन बिल्स. मैल प्रैक्टिसेस यानी कि जो भी आपके फ्रॉडीनेस है, फ्रैजरी है, या किसी को आपको चीट करने के लिए जो आप उसे रॉन्ग मैनर से कर रहे हैं,
उन बिल्स में किसी प्रकार की हेराफेरी या किसी प्रकार की ऐसी कोई इंटेंशनली की जाने वाली मिस्टेक, इंटेंशनली यानी जानबूझकर की जाने वाली ऐसी कुछ मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपका कोई निजी फायदा हो रहा हो, या उस बिजनेसमैन का या उस पर्टिकुलर कंट्री के बिजनेसमैन का, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पेमेंट रिलेटेड जो भी मैटर्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया है यहां से प्रोडक्ट, और जो डिलीवरी पर आपने प्रोडक्ट उस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, अथवा आपका पेमेंट लटका हुआ है, वो पेमेंट आ नहीं रहा है आपके पास में, सो वो जो पेमेंट पेंडिंग में है वो जल्द से जल्द और इन अ लीगल मैनर आप तक पहुंचे, इसे भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फेमा एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय हमारा फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 के अंतर्गत इन चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। अब देखिए इसमें है अब आपके लिए 3-4 सेक्शंस। सबसे पहला आता है आपका सेक्शन 3, कौन से एक्ट का? फेमा एक्ट 2000। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय लेक्चर्स कि बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट में, व्यवसायिक संनियम के विषय में आपके पास जो भी आपके सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, उनके साथ जुड़ा होता है एक अधिनियम, सेक्शन के साथ में एक एक्ट होगा। सो यहां पर कौन सा एक्ट यूज हम करेंगे? फेमा एक्ट 2000। कौन से सेक्शन के लिए? 3 के लिए। सेक्शन 3 हमें यह बताता है कि विदाउट आरबीआई परमिशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इजाजत के बगैर, यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ रिसीव्स और पेमेंट्स। कोई भी विदेशी व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी किसी प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज आप नहीं कर सकते हैं। ना कोई प्रोडक्ट यहां से वहां बेचा जा सकता है, ना वहां से यहां आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? फेमा एक्ट। सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 3। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें यह बताता है गाइस कि आप आरबीआई के परमिशन के बिना किसी भी प्रकार की विदेशी संपत्ति ना ही आप खरीद सकते हैं, ना ही आप बेच सकते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, एनी काइंड ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी यू गाइज आर नॉट अलाउड टू परचेज और सेल दी सेम। आपने कोई फ्लैट या होटल में कोई रूम या कोई बिल्डिंग या कोई अपार्टमेंट या कोई हाउसिंग सोसाइटी में कोई घर, किसी प्रकार के विदेशी संपत्ति आप आरबीआई के परमिशन के बिना ना खरीद सकते हैं, और अगर आपने पहले से परमिशन लेकर के उसे खरीदा हुआ है, तो अब जब आप चूंकि उसे सेल आउट करना चाहते हैं, तो बिना आरबीआई के परमिशन के आप सेल भी नहीं कर सकते, बेच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू इन्फॉर्म द आरबीआई फर्स्ट, ओके। सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमने रिलेट किया हुआ है कि किसी भी प्रकार का आपका सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ओनली एंड ओनली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आपके होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी बिजनेसमैन है, या आप कह लीजिए कि कोई भी ऐसे लार्ज स्केल कंपनीज के ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजों में आपको करंट अकाउंट के ही माध्यम से आरबीआई के थ्रू आप इसे मीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए इसमें दी हुई है आपके फेमा एक्ट में कि इफ फाउंड गिल्टी पेनल्टीज बाय फेमा, ओके। यानी कि अगर इन 3 सेक्शंस की को आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, इफ यू आर नॉट ऑब्लिगेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन्ड एंड मेड बाय फेमा एक्ट 2000, यू नीड टू सबमिट सम काइंड ऑफ पेनल्टीज। आपको कुछ पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, यानी कि if found guilty, then what are the penalties by FEMA? अगर आप गलत पाए जाते हैं, अगर जांच बैठती है, इन्वेस्टिगेशन बैठती है, और आपने इन तीनों सेक्शंस को अनफॉलो किया हुआ है, तो जो पेनल्टीज इसमें लगेंगी, ठीक है, वो अब हमने जाननी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो सेक्शन यूज होगा वो होगा आपका सेक्शन 13। कौन से एक्ट का? फेमा एक्ट का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम सन 2000 का जो धारा 13 है, वह हमें यह बताती है कि आपको 3 टाइम्स द सम इन्वॉल्व्ड पेनल्टी जमा करनी होगी। अगर आपने किसी प्रकार का ऐसा कोई गबन किया हुआ है उन बिल्स के साथ में, कोई मैल प्रैक्टिस की हुई है जिससे आपने उन फॉरेन बिल्स के साथ कोई प्रकार की हेराफेरी, छेड़खानी या कुछ गलत किया हुआ है, ठीक है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, तो आपको 3 टाइम्स पेनल्टी देनी पड़ेगी।
जितने का अमाउंट होगा उतने का। अगर आपने 1 लाख रुपीस का गबन किया हुआ है तो 1 लाख रुपीस के गबन के लिए आपको 3 टाइम्स यानी 3 लाख रुपीस पेनल्टी सबमिट करनी होगी। एल्स अगर अमाउंट जस्टिफाइड नहीं है, व्हाट इफ द अमाउंट इज नॉट जस्टिफाइड। अगर मान लीजिए, ये तो एग्जांपल अपन ने ले लिया कि भाई 1 लाख रुपीस है, लेकिन अगर इस 1 लाख रुपए के फ्रॉड की जगह अमाउंट पता ही ना चले कि कितने का किया है, लेकिन हाँ ये चीज आपके ऑडिटर ने या कह लीजिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से सॉरी पता लगाया कि भाई हाँ आपने किसी प्रकार का फ्रॉड किया हुआ है फॉरेन बिल्स में, ठीक है। सो या फिर आपने इन तीनों सेक्शन को अनफॉलो किया है, फॉलो नहीं किया है, तो क्या होगा कि 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से टिल द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज, जब तक जांच चलती रहेगी 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी है। ओके, सो ये है आपका इसमें सेक्शन 13 जो हमें बताता है कि पेनल्टीज कैसी हैं, यानी कि 3 टाइम्स द सम इन्वॉल्व। अगर सम पता चल जाए यानी वो अमाउंट, वो धनराशि पता चल जाए जितने की आपने उसमें फ्रॉड किया हुआ है, गबन किया हुआ है। अगर नहीं पता चलता है तो फिर जांच बैठती है, इन्वेस्टिगेशन बैठती है और 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। या फिर आप ये कह लीजिए कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी आपको वो पेनल्टी सबमिट करनी होती है। अब व्हाट इफ अगर तब भी आप इस सेक्शन को अनफॉलो कर दें, यहां तो आपने अनफॉलो किया ही, अब सेक्शन 13 जहां पर पेनल्टी लग गई आपने वहां भी अनफॉलो कर दिया, ठीक है, आपने उस भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है, या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं माना, देन क्या होता है, एट लास्ट आपके ऊपर लगती है धारा 14 यानी कि सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंगली गाइस आपको सिविल इंप्रिजनमेंट दे दिया जाता है। इसके लिए आपके पास में एक टाइम पीरियड होता है 90 डेज का। ये जो सेक्शन 13 है जिसमें हमने पेनल्टीज की बात की, ठीक है, ये पेनल्टीज के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आज पेनल्टी लगा देगी तो कल विद इन 24 आवर्स या 24 घंटे के भीतर, 48 या 72 घंटे के भीतर आपको आकर के पेनल्टी सबमिट आउट कर देनी है। नो, यू गाइस नीड टू सबमिट द पेनल्टी विद इन 90 डेज। 90 डेज मीन्स 3 महीने भी नहीं कहलाए जाएंगे, ये होगा आपका 90 डेज। सिर्फ 90 दिन आपको टाइम पीरियड मिलता है एक लिमिटेड, उसके भीतर आपको ये सारी पेनल्टी सबमिट कर देनी होती है। अगर उस टाइम पीरियड, क्योंकि सम देखिए बड़ा है यहां पर, अब 90 डेज का गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड भी दे दिया, अगर आप उस 90 दिन के भीतर उस पेनल्टी को सबमिट ना कर पाए तो आपके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और उस नोटिस के अकॉर्डिंगली जब वो नोटिस आप तक आता है, वो ये नोटिस कहता है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। व्हेन यू रीच द कोर्ट आपको दे दी जाती है अपनी एक वकील जिसके माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं, बट देन टू वो वकील सिर्फ लिया जाता है एक लीगल प्रोसेस के लिए, ठीक है, वहां आप सेव आउट नहीं हो सकते, वहां आपकी बेलमेंट नहीं हो सकती, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको सिविल इंप्रिजनमेंट दे दिया जाता है 6 महीने से, यानी कि यू विल बी बिहाइंड द बार्स। एंड इफ यू विल बी बिहाइंड द बार्स, अगर आपको इंप्रिजनमेंट दे दिया गया तो आप ये कह लीजिए कि आपको 6 महीने से लेकर के मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 3 इयर्स, अगर बहुत बड़ा आपने फ्रॉड किया है, गबन किया है, तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की आपको कारावास पर भेज दिया जाता है, यानी कि यू विल बी बिहाइंड द बार्स। ओके, इसके लिए एक वारंट इशू किया जाता है एंड देन यू विल बी सेट। सो ये हमने देखा कि ये किस लिए है फिर्मा एक्ट, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है और साथ ही साथ हमें सेफ्टी कॉर्नर पर लाने के लिए है, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ कॉर्नर। गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये हेल्प आउट की हुआ है, जिसमें से आप ये कह लीजिए कि मैक्सिमम केसेस में फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए, माल प्रैक्टिसेस इन फॉरेन बिल्स, पेमेंट रिलेटेड मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अगर पेमेंट लेट आ रहा है या टाइम से नहीं आया है या पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रेश ऑर्डर्स, फ्रेश डिलीवरी का पेमेंट आ चुका है बट लास्ट मंथ या लास्ट वीक के आपके ऑर्डर्स का पेमेंट अभी तक आप तक रीच आउट नहीं हुआ, तो ठीक है, इन दैट केसेस, और फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल वर्क करने के लिए फिर्मा एक्ट लाया गया। साथ ही साथ हमने जाना कि इसमें कुछ सेक्शंस हैं 3, 4 एंड 5, और देन अगर कुछ पेनल्टीज लगती हैं अगर आपने इन सेक्शंस को अनफॉलो किया हुआ है तो सेक्शन 13, अगर इसे भी आप अनफॉलो करते हैं देन यू विल बी गोइंग फॉर सेक्शन 14। ओके, काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।